नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी साझा की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने कहा, सरकार के 100 दिन सेवा, सुरक्षा और सुशासन के हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 130 संकल्प लिए थे, जिसमें से 97 संकल्प हमने पूरे कर लिए हैं। 130 संकल्पों में से 97 संकल्प पहले बजट में शामिल किए गए थे। 100 दिन में निवेश की 80,000 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। तो वहीं सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस के जुझारू नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश की जनता को बेहाल बताया। अजय कुमार लल्लू ने भर्ती से लेकर किसानों की समस्याओं तक सभी मुद्दों पर सरकार को घेरा है। सुनिए। 100 दिन का कमाल, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह हुई बेहाल। उत्तर प्रदेश की सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। क्या यह सच्चाई नहीं है? 100 दिन में उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, गांव गरीब पूरी तरह दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है। हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा का पेपर आउट होता है। नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। जो पत्रकार इस मुद्दे को उठाते हैं उनको जेल की सलाखों में जाना पड़ता है। 100 दिन की सरकार की उपलब्धि यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान 1.5 साल से अपने आरक्षण की मांग को लेकर संघर्षरत है। वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत में फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी प्रकरण के साथ याचिका सुनने योग्य है या फिर नहीं, इस मामले पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष ने 51 बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा। इसके बाद कोर्ट ने 12 जुलाई की तारीख को सुनिश्चित किया है। अगली तारीख तय हुई है। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की जुरा के बाद हिंदू पक्ष अपने दलील पेश करेगा कि आखिरकार मुकदमा क्यों चलने लायक है। अंजुमन इंतजामिया की ओर से 7-11 पर बहस किया गया। पूरी दावा उन्होंने पढ़े कंप्लीट कर दिया है, प्रेयर तक पढ़ लिया है, जो कमियां बताना चाहिए लगभग बता दिए हैं। अब उन्होंने अपनी अस्वस्थता का कारण बताते हुए वकील साहब ने कि मैं व्यक्तिगत अस्वस्थ हूँ, वायरल फीवर से ग्रसित हूँ, तो माननीय न्यायालय द्वारा 12 जुलाई को डेट लगा दी गई है। 12 जुलाई को अपनी उनकी बहस पूरी हो जाएगी। उसी पर मुस्लिम समाज की कब्जा है। यदि वह टूट जाएगा तो पुनः उसको बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, और यदि बनाने का अधिकार है तो वहीं विश्व को सर्वाधिक आम की किस्में और उत्पादकता देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश और हमारी आम की धरोहर को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव 2022 का आगाज अवध शिल्पग्राम में हो चुका है। महोत्सव की शुरुआत में सीएम योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने आम की तमाम जो वैरायटी हैं उनका अवलोकन भी किया। कच्चे आम की चटनी से लेकर पके आम के कई व्यंजन बनते आपने देखे होंगे, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आम से वाइन भी बनेगी। डॉक्टर नीलिमा गर्ग, जो कि निदेशक हैं केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा काकोरी लखनऊ की, उन्होंने बताया कि अभी तक अंगूर से वाइन बनने की बात आपने सुनी होगी, लेकिन अब आम से वाइन बनाई जा सकती है। हालांकि इसके अलावा फलों में जामुन और लीची भी ऐसे फल हैं जिनसे वाइन बनती है। इससे निश्चित तौर पर किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। और आज उत्तर प्रदेश में आम से कई तरह के व्यंजन हैं जो कि बनाए जाते हैं। देखिए। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है और आम फलों का राजा होता है और उसकी वैरायटियां इतनी ज़्यादा हैं कि आप देखते हुए रह जाएंगे। आपको कुछ वैरायटी के भी नमूने भी दिखाएंगे कि तमाम जो वैरायटी हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। करीब 200 से ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर लगी हुई हैं। किस्म किस्म के आम हैं। आमों से अब अचार के साथ साथ बहुत सारे व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। आम का जो सदुपयोग है वो पूरी तरीके से किया जाता है। हमारे साथ रहमान खेड़ा
से आम की जैविक विविधता होती है उसके बारे में पूछेंगे। ये आज हम लोगों ने आम की जैव विविधता प्रदर्शनी लगाई है, इसमें हम लोग भाग ले रहे हैं। तो 216 आम की किस्में हम लोगों ने प्रदर्शित की हैं, जिसमें कि 105 तो जो हैं वो एस्टेब्लिश्ड किस्में हैं देश विदेश की, और 106 अभी हम लोग किस्में अंडर टेस्टिंग है, उनको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। तो जब वो टेस्ट हो जाएंगी तो उनमें से भी वेराइटीज़ निकलेंगी, तो हम कह सकते हैं कि वो फ्यूचर की वेराइटीज़ हैं। इसके अलावा दूसरा एक स्टॉल है, वहाँ पर हम लोगों ने आम के विभिन्न उत्पाद बनाए हैं, जिसमें मैंगो वाइन, मैंगो विनेगर, मैंगो केचप और आम की बोर्ड की उसका जो गुठली का कवर होता है उसकी प्लाई बोर्ड, आम के कैप्सूल, आम की सुपारी, आम की कॉफ़ी, आम की चाय, आम का साबुन, आम का तेल, सब कुछ ये हम लोगों ने प्रोडक्ट लगाए हैं। तो आप लोग वहाँ जाकर ज़रूर देखें हमारे उन उत्पादों को। आम की पैदावार पर जहाँ तक सवाल उठता है कि जैसे आपने हाइब्रिड की बात की, हाइब्रिड की पैदावार ज़्यादा होगी निश्चित तौर पे, किस तरीके से उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि पैदावार का ऐसा है ना कि हर वैरायटी नया लाने के कई क्राइटेरिया होते हैं। एक पैदावार तो एक क्राइटेरिया, बाकी हम लोग चाहते हैं कि रंगीन वैरायटी आए, तो हम लोग इस तरीके से क्रॉस करते हैं कि हमारा रंग आए, या फिर हम चाहते हैं कि उसमें मिठास ज़्यादा आए, या कि उसमें पल्प ज़्यादा हो और फाइबर कम हो। तो जिस गुणवत्ता के, जिस गुण के आधार पर क्रॉस किया जाता है, उसके आधार पर ही फिर वैरायटी को रिलीज किया जाता है। आमों के साथ साथ अभी तक अचार की व्यवस्था होती थी, आम से बनाया जाता था, अब बहुत सारे व्यंजन तैयार किए जाते हैं। वो कौन कौन से व्यंजन हैं, कहाँ कहाँ उनकी सप्लाई होती है, किस तरीके से? अचार तो एक प्राइमरी व्यंजन जो सदियों से चला आ रहा है कि आम का अचार बनता है, आम पापड़ बनता है, आम का जूस, ये हम लोग अमरस हमेशा से पीते आए हैं। तो ये तो हमारे कन्वेंशनल चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल, वो हम लोग खाते थे। लेकिन अब हम लोगों ने कहा कि कुछ नई चीज़ें बनाई जाएं जिससे कि हमें आम का ज़्यादा पैसा मिले, हमारे जो किसान हैं उसको। उसके लिए हम लोगों ने बनाई है मैंगो वाइन, आम की वाइन, फिर आम का सिरका, आम का केचप, मैंगो केचप, क्योंकि जैसे टमाटर का केचप बनता है वैसे ही मैंगो का केचप बनाया है। इसके अलावा हम लोगों ने आम के जो छिलका और गुठली जो कि उसके दौरान निकलते हैं प्रोसेसिंग के दौरान, वो भी कम से कम 50% होते हैं। यानी 1 किलो आम को जब प्रोसेस करते हैं तो आधा किलो उसमें छिलका गुठली निकल जाता है। उस छिलका गुठली से भी हमने आम के गूदे से ज़्यादा मूल्यवान उत्पाद बनाए हैं, वो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्प्ले किए हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आम की प्लाई है, आम की गुठली जो अंदर जो कवर वो होता है, गिरी होती है, उससे तेल निकाला है, उसका स्टार्च बनता है, उसकी सुपारी बनती है, उसकी कॉफ़ी बनती है, उसकी तेल से हम लोगों ने कुछ फेस एंड बॉडी स्क्रब वगैरह बनाए हैं, साबुन बनाया है, और आम के छिलके से हम लोगों ने एनिमल फीड एंजाइम्स, बिस्किट्स, तो बहुत सारे व्यंजन होंगे। लेकिन अब बात जहाँ वाइन की आती है, जहाँ जिस तरीके से चाहे लीची से बात करें या फिर जामुन से बात करें या आम से जो वाइन की बात चल रही है, उसमें क्या कास्टिंग आती है और किस लेवल पे वो तैयार किया जाता है? क्योंकि वाइन जो होती है वो ज़्यादा, उसकी बिक्री डिमांड ज़्यादा है। जी देखिए, वाइन सबसे पहले हम लोग यूरोप के से ही जो है वो वाइन हम लोगों की जो टेक्नोलॉजी है वो आई है। हालांकि हमारे जो पुरातन जो हमारे ग्रंथ हैं सब में मदिरा का जिक्र है, लेकिन अगर रिकॉर्ड में देखें तो ये हमारे यूरोप से आई है, और वहाँ पर ग्रेप और एप्पल यही 2 मेन फ्रूट होते थे, इसलिए वहाँ ग्रेप की वाइन आई। तो हमारे संस्थान ने सोचा कि क्यों ना हम अपने इंडिजिनस फलों से वाइन बनाएं, और इससे किसानों को 10 गुना दाम ज़्यादा मिल सकता है, वरना बजाय कि आप आम का जूस बनाएंगे। आम का जूस आपका 100 रुपये लीटर बिकेगा, तो वाइन आपकी कम से कम 2000, 5000, जितना आप जैसी क्वालिटी की वाइन आप सप्लाई करेंगे हो सकते हैं। तो जो प्रॉफिट जो है वो वाइन में बहुत ज़्यादा है, और भारत इसको एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि भारत आम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और आम के साथ में सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो आम को यदि हम इससे वाइन बना लेंगे, तो हमारे आम को प्रोसेस कर लेंगे, तो उसमें जो मार्केट में जो रेट कम हो जाता है ना आम का, और जो आम हमारा थोड़ा सा खराब गुणवत्ता का है, जैसे कि वो छोटे साइज़ का है या टेढ़ा मेढ़ा है या थोड़ा ओवर राइप हो गया है, उस सब का भी ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। उससे किसान को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बाद में क्या होता है, बारिश के बाद जैसे ही आम ओवर राइप होता है तो किसान को दाम कम मिलते हैं, उसके प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो वाइन उसमें से एक उत्कृष्ट उत्पाद है जो बनाया जा सकता है। नीलमा जी थी, डॉक्टर नीलमा, जो कि आम को लेकर के बता रही थी कि आम से क्या क्या बनाया जा सकता है, और अब वर्तमान में जो वाइन की एक बनाने की जो विधि अपनाई गई है, निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार भी चाहती है कि किसानों की जो आय वो बढ़े, कहीं ना कहीं उस पर जिस तरीके से
प्रयास किए जा रहे हैं कि आम से तमाम व्यंजनों के साथ साथ वाइन भी तैयार की जाएगी। कैप्टन रियाज के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो आपने देखा, समझा और जाना कि किस तरीके से अब आम से वाइन बनने वाली है। आपने अंगूर की वाइन सुनी होगी, लीची की वाइन सुनी होगी, सेब की वाइन सुनी होगी, लेकिन अब देश के अंदर अब आम की वाइन भी चखिए। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में रामलला की स्थायी सुरक्षा के लिए बैठक का आयोजन हुआ, जिसके बाद निकले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में सरकार ने CISF को रामलला की सुरक्षा के ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब रामलला की सुरक्षा में CRPF, PAC, ब्लैक कैट कमांडो, UP पुलिस तैनात रहेंगे। साथ ही दर्शन मार्ग पर जल्द ही काम की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, सुरक्षा को भेदने के नए नए उपकरण भी तैयार हो रहे हैं। जितना संभव था आज विचार हुआ है। यात्रियों की सुविधा के केंद्र जहां उनके सामान एकत्र होगा, उसका भी विचार हुआ है। असली बात है कहीं भगदड़ न मचे, स्टैम्पीड न हो। फाइनल शेप देने की कोशिश की गई है। जो भव्य श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसकी जो अंतिम जो सुरक्षा, जो उसकी आर्किटेक्चर होगी, उसकी क्या हो, उस पर हम लोगों ने लगातार मंथन करके, चूँकि ट्रस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण, आज ट्रस्ट ही उसका स्वामित्व उस पूरे परिसर का है, उनसे सामंजस्य स्थापित करते हुए उसको एक अंतिम रूप देने की कोशिश की गई है। जो भव्य मंदिर है उसकी भी सिक्योरिटी रहे, ऐसी एक व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है आज, जो प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद में जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई होगी। थैंक यू। कोई दिक्कत न हो, इसी संबंध में आज हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है। आपसी कोऑर्डिनेशन और जो व्यवस्थाएँ, फोर्स की व्यवस्था है, कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ 1 वे होगा, कहाँ 2 वे होगा, कहाँ एंट्री होगा, कहाँ निकास होगा, इस सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि व्यवस्था इतनी अच्छी व्यवस्था होगी, किसी श्रद्धालु को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तीर्थ नगरी वृंदावन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किए, साथ ही वृंदावन में संतों की बैठक में भी शरीक हुए और सनातन हिंदू धर्म को लेकर संतों के साथ मंथन किया। इस दौरान प्रहलाद मोदी ने उदयपुर की घटना को लेकर बेबाकी से अपनी राय साझा की। जो हुआ उसको सोचना नहीं चाहिए, अब आगे क्या रणनीति हो, इसके लिए किस तरह सनातन हिंदू की रक्षा हो, इस पर विचार होना चाहिए। इसके लिए संतों के पास आया हूं। PM मोदी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली धमकी को लेकर उन्होंने कहा कि धमकी देना कायरों का काम होता है और हम वामपंथियों को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। सनातन परंपराओं में इतनी ताकत है कि राम लंका जाकर रावण को मार सकते हैं, तो हम तुम विधर्मियों को भी तुम्हारे ही डेरे में आके मारेंगे और मार सकते हैं, ये दिखाया था। इसीलिए ये तो पामरों का काम है, वो देते रहेंगे, हम हमारा काम करते रहेंगे। हमें तो उनके साथ संघर्ष से ज़्यादा हमारा जो परंपराएं हैं, परंपराएं में वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, इन परंपराओं को हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हमारे परशुराम जी ने भी कहा है कि यदि तो वही सुल्तानपुर के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर के दौरे पर रहीं। इस बीच जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के जासापारा में सांसद पहुंची तो वहां गांव की महिलाएं धान रोप रही थीं। सांसद ने गाड़ी रुकवाई और सीधे खेत में पहुंचकर वो खुद धान की रोपाई करने लगी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मेनका गांधी के खेत किनारे जमीन में वो बैठ भी गई और उन्होंने धान के पौधे लेकर हाथों से रोपना शुरू कर दिया, जिस पर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति ने उनकी प्रशंसा की। 6 वरिष्ठ लोगों को दिया गया है जिम्मेदारी कि वो घूम करके, मैं उन सब से मिली हूँ कि वो जा करके देखें क्या हो सकता है। और दूसरा, आप देख रहे हैं हम सुबह से वहीं जा रहे हैं जहाँ जहाँ से हम हारे हैं,
और जहाँ जहाँ से पार्टी को तगड़ा कर सकते हैं मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। लगता है कि इनको मतलब अच्छा किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। अगर हर घर में एक नौकरी मिल जाए तो कितना मज़ा आए, सब लोगों की मुसीबतें चले जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस अब सीतापुर लेकर आ गई है। आपको बता दें कि खैराबाद थाने में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 1 जून को तहरीर दी गई थी, जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। तहरीर में जुबैर की ओर से बजरंग मुनि, यति नरसिम्हानंद और आनंद स्वरूप को ट्विटर पर घृणा फैलाने वाले लिखना आधार बनाया गया है। ये मुकदमा हिंदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरण की तहरीर पर हुआ था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जुबैर को लाकर जेएम फास्ट सीतापुर के न्यायालय में वारंट बनवाया है और वहां पर जुबैर पर धारा 295A और 67 IPC के तहत पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र में कोतवाली से साहबगंज चौराहा जाने वाले मार्ग पर लगभग 200 साल पुराने सुथट्टी महल पर नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में बुलडोजर चल गया। दरअसल इस भवन को पालिका ने पहले ही जर्जर घोषित किया हुआ था, जिसके बाद सोमवार को उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई और मात्र 4 घंटे के अंदर 200 साल पुरानी इमारत जमींदोज हो गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस बल PSC तैनात रहा। फिलहाल बाहर बनी 3 दुकानें और ऊपरी मंजिल को अभी गिराया गया है। तो उन्होंने 2/75 किसी भी तरीके से उन्होंने लिए हुए, ठीक है, वो 2/75 के बजाय 2/77 में हरवे जरवे 2 साल से हमें धमकी दे रहे हैं। बीजेपी की मुझे धमकी दिखाते हैं, वहाँ बुला के अपने ऑफिस में ये कहते हैं कि हम छल बल सबसे इस समय जिससे कहीं DM से कहीं तुरंत 2 मिनट में तुम्हें फेंक दिया जाएगा। कौन कहता है? मैं राठौर TVS वाले। पहाड़ का सबसे खास पर्व हरेला 16 जून को शुरू हो रहा है, जिसके मद्देनजर राजधानी देहरादून में वन मंत्री की अहम बैठक हुई है। बैठक का आयोजन वन विभाग के मंथन सभागार में हुआ। बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल, प्रमुख सचिव RK सुधांशु समेत विभाग के आला अधिकारी और वर्चुअल माध्यम से तमाम DFO भी जुड़े। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पत्रकार वार्ता करते हुए उदयपुर घटना की 3rd पार्टी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मारा का कहना है कि जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया वो सोची समझी साजिश के जैसा लगता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हत्या करने वाले बीजेपी नेताओं के साथ कई बार नजर आए हैं। ऐसे में उदयपुर और कश्मीर की घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो रही है और इसके लिए ये भी जरूरी है कि तीसरा पक्ष भी इसकी जांच करे। उन्होंने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया कि वो देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग की ओर से जिला उद्योग केंद्र रुद्रप्रयाग के सहयोग से अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय व्यावसायिक शिक्षा विकास प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन के अवसर पर बोलते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मुझे बच्चों के बीच आकर उनका उत्साह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि हमें वही कार्य व्यावसायिक के तौर पर अपनाना चाहिए जिसको करते हुए हमें खुशी मिले। भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसी का एक अभिन्न पहलू ये भी है कि व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को दी जाए। उसी के क्रम में हमारे जनपद रुद्रप्रयाग के राजकीय इंटर कॉलेज तैला में आज ये कार्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा का यहाँ पर 3 दिवसीय चल रहा है, जिसमें हमारे 8 विद्यालयों के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और इसमें हमारे डाइट के माध्यम से और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से सहयोग दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। इसमें बच्चों को नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि क्या क्या वो कर सकते हैं और उनके रुचि के अनुसार की अगर चीज़ें मिल जाएं तो निश्चित रूप से वो व्यवसाय के तौर पर भी इसको अपना सकते हैं। वहीं हरिद्वार में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों की नियुक्ति और स्कूलों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार नगरीय क्षेत्र है और सुगम क्षेत्रों में आता है, तो यहाँ पर होने वाली प्रतिनियुक्तियों के समय विभाग को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी विभाग कोई ना कोई हल निकाल कर इस पर नियुक्तियाँ करता है। उन्होंने बताया कि किसी भी स्कूल में प्रधान अध्यापक की नियुक्ति स्कूल में सहायक अध्यापक और अध्यापकों की संख्या पर निर्भर रहती है। स्कूल भवनों के हालात पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिन भवनों का काम मरम्मत से सही होने की स्थिति में था उनमें से काफ़ी ज़्यादा भवनों का काम हो चुका है और पुनर्निर्माण वाले भवनों के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रक्रिया अभी भी जारी है।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।